Good morning to all of you. Welcome to our channel Easy Chemistry. हम लोगों ने पिछले वीडियोस में एंटासिड के बारे में पढ़ा था, एंटासिड के बारे में स्टडी करी थी और उसके बारे में जाना था कौन कौन से कंपाउंड है और कौन कौन से कंपाउंड किस तरह से हमारा एक्ट करते हैं। एंटासिड की कॉम्बिनेशंस में हम क्या क्या देते हैं, कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कैथार्टिक्स के बारे में। लैक्सेटिव्स कैथार्टिक्स जो होते हैं ये किस टाइप के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनका क्या ये फार्माकोलॉजिकल यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ है, फार्मास्यूटिकल यूज़ है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें इसकी नॉलेज लेने से क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग कैथार्टिक्स टुडे। नाउ देयर आर तीन टर्म्स होते हैं, लैक्सेटिव्स, कैथार्टिक्स एंड परगेटिव्स। ये जो तीनों कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं, ये जो इनका जो मेन पर्पस है वो बोवेल इवैक्यूएशन को प्रमोट करना है। द मेन एक्टिविटी या मेन एक्शन, दीज आर द एजेंट्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम पहले डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लेते हैं। कैथार्टिक्स की डेफिनेशन या कैथार्टिक्स, लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स की अगर हम डेफिनेशन कर सकते हैं तो इसके लिए हम कॉमन एक डेफिनेशन दे सकते हैं, बिकॉज वो ऑल थ्री टर्म्स आर same but differences occur only in their level of potency. How the one compound is more effective than the other, that differentiates one compound from other into cathartics, into laxatives and into purgatives. Now so how we define cathartics, laxatives and purgatives. Cathartics are the inorganic compounds which bring about defecation, और इसको अगर वर्ड को आपको रिप्लेस करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, cathartics may be defined as the drugs or pharmaceutical substances, pharmaceutical drugs which bring about the bowel evacuation. ठीक, जो ड्रग्स, जो कंपाउंड्स हमारे बोवेल इवैक्यूएशन को, यानी हमारे लार्ज इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को इवैक्यूएट करती है, उसको रिमूव आउट करती है। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स को हम कैथार्टिक्स बोलते हैं। सॉरी, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन एंड फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हार्ड स्टूल्स हो जाते हैं और या जिनको पाइल्स वगैरह की समस्या रहती है, जिनको बोवेल इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सर्जरी के बाद के पेशेंट्स हो गए या ऐसे पेशेंट्स हो गए जो जिनका फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, ओल्ड एज पेशेंट्स हो गए, ओल्ड एज पीपल्स हो गए, उस केसेस में हम इन कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। कैथार्टिक्स जो है टैबलेट फॉर्म्स में भी आती है, लिक्विड फॉर्म्स में भी आती है, ऑइंटमेंट फॉर्म्स में भी आते हैं। ठीक है, सपोजिटरी फॉर्म्स में भी आती हैं, मतलब कई डोसेज फॉर्म्स हैं इसके अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन दीज फार्मुलेशंस आर एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, नाउ लेट्स टर्न टू द प्रीवियस मैटर। कैथार्टिक्स की अगर आपको डेफिनेशन देनी हुई तो कैथार्टिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो बोवेल इवैक्यूएशन को प्रमोट करती हैं, हमें पेट को खाली कराती हैं, अगर हम इसको आम भाषा में, आसान भाषा में बात करें तो। ठीक है, तो जिन लोगों को पेट साफ़ नहीं हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे मॉर्निंग में जाते हैं कि फ्रेश नहीं हो पाए, फ्रेश होने जा रहे हैं, फ्रेशनेस नहीं हो पा रही है, तो वो उसका कारण कॉन्स्टिपेशन है। अगर जिनको हम बोलते हैं कब्जियत, तो कब्जियत को दूर करने के लिए जो है हम कंपाउंड यूज़ करते हैं वो कैथार्टिक्स है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इनका जो मेन पर्पज़ है, अगर हम मेडिसिनली यूज़ बता दें तो ये दो कंडीशंस में दी जाती हैं। एक तो सर्जरी के पहले इनको दिया जाता है ताकि हम जो है सर्जरी करते समय हमारे जीआई ट्रैक्ट में कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट नहीं होना चाहिए, इंटेस्टाइनल कंटेंट नहीं होना चाहिए, ताकि उससे हमारे सर्जरी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस ना होने पाए। ठीक है,
Now next term is purgatives. Purgatives are also the cathartics which act similarly but are generally mild in their nature of the action. Example is potassium bitartrate. Purgatives ही वही cathartics की कैटेगरी होती है, बट cathartics की अगर हम पोटेंसी या डोज को कम कर दें तो हम उसको परगेटिव्स बोल सकते हैं. अगर इसका मतलब परगेटिव्स की डोज को बढ़ा दें तो हम उसको कैथार्टिक्स बोल सकते हैं. कैथार्टिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी डोज को हम रिड्यूस कर दें तो वो परगेटिव्स का काम करती हैं. सिमिलरली लेग्जेटिव्स भी यही होते हैं, पर लेग्जेटिव्स जो होते हैं आर माइल्ड टाइप ऑफ द परगेटिव्स होते हैं. ये भी सही सेम इफेक्ट देते हैं बट वेरी इन द नेचर एंड द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन. इनकी नेचर वेरी करती है बट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी करता है. तो अब ये जो कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, लेग्जेटिव्स, कैथार्टिक्स और परगेटिव्स, तो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे अगर हम बात करें तो कैथार्टिक्स उससे माइल्ड नेचर, परगेटिव्स उससे भी माइल्ड नेचर, लेग्जेटिव्स यानी सबसे लो पोटेंसी वाला जो कंपाउंड्स होते हैं वो लेग्जेटिव्स होते हैं. लेग्जेटिव्स की डोज बढ़ाएंगे तो वो परगेटिव की तरह बिहेव करेगा और डोज बढ़ाएंगे तो कैथार्टिक की तरह डोज बिहेव करेगा. उसी तरह परगेटिव्स हम यूज़ कर रहे हैं, परगेटिव्स की डोज अगर हम डबल डोज करते हैं या डोज इन्हांस करते हैं तो वो या फ्रिक्वेंसी इन्हांस करते हैं तो वो कैथार्टिक की तरह काम करेगा. और कैथार्टिक जो है अगर उसकी डोज को रिड्यूस करते चले जाए तो लेग्जेटिव और परगेटिव की तरह बिहेव करेगा. तो ये हमारा गिरा. तो लेग्जेटिव्स, कैथार्टिक्स एंड परगेटिव्स क्या ऐसे काम करते हैं? एक्ट बाई रिटेनिंग द फ्लूइड इन द बोबल. दीज मे बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द ओरल रूट, सस्पेंशन या पाउडर के फॉर्म में, और बाय रेक्टल रूट, एनेमा या सपोजिटरी के फॉर्म में. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से फार्मूलेशंस हम कैथार्टिक्स के फॉर्म में देते हैं. नाउ नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कैथार्टिक्स और परगेटिव्स और लेग्जेटिव्स में एक्ट बाय द 4 डिफरेंट मैकेनिज्म्स. ये जैसा कि हम वी आर डिस्कसिंग अर्लियर, जो कैथार्टिक्स कैटेगरी ये कंपाउंड्स जो हैं हमारे 4 मेथड से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से एक्ट करती हैं. पहला है बल्क स्टिमुलेंट्स, ठीक है. सेकंड वन इज़ द बल्क परगेटिव्स, थर्ड है सलाइन कैथार्टिक्स एंड फोर्थ वन इज लिब्रिकेंट्स. ठीक है, तो हम ये एक एक करके जानेंगे. वी हैव डिस्कस्ड वन बाय वन हाउ दीज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंपाउंड्स एक्ट बाय दीज मैकेनिज्म्स एंड बेनिफिट द पेशेंट. नाउ फर्स्ट कैटेगरी इज स्टिमुलेंट्स. दीज ड्रग्स Now these stimulants, these drugs cause the local irritation on the intestinal tract and bring about the stimulation of the peristaltic movement. As they act directly on the intestine and stimulate the peristalsis, they are termed as stimulants. Example are senna and castor oil. ठीक है, ये जो ड्रग्स होती हैं स्टिमुलेंट कैटेगरी के जो कैथार्टिक्स होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं ये लोकल इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि अगर आपको किसी ने से पिंच कर दिया आपके स्किन पे तो आप इरिटेट हो जाते हो. उसी तरह क्या होता है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इंटेस्टाइनल जो मसल्स हमारी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं क्योंकि अंदर, तो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, ऑटोमेटिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इनिशिएट करती हैं. तो ये जो इरिटेंट एक्शन है इसकी वजह से क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या एक्टिविटीज़ इनिशिएट हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं, जो कि फर्दर बोवल इवैक्यूएशन में को प्रमोट करती हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है. ठीक है, दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस. दे आर टर्म्ड एज स्टिमुलेंट्स. एग्जाम्पल क्या है इसका, आपको बताया सेना और कास्टर ऑयल. सेना की लीव्स यूज़ होती हैं. सेना जो होता है इसका जो बायोलॉजिकल टर्म है, आप आगे जो फर्दर स्टडी करोगे अपने कोर्स में तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो केसिया एंगस्टिफोलिया होता है सेना का. ठीक है, और दूसरा जो है हमारा कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बल्क परगेटिव्स. ठीक है, तो बल्क परगेटिव्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करती हैं कि जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का बल्क बढ़ा देती हैं. ठीक है, ये क्या करती हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं. ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये जब भी फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं तो उसकी वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये स्वेल कर जाते हैं. ठीक है, ये कई गुना अपने जो इनका साइज़ होता है, इनका मास होता है, उससे कई गुना ये मास प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेट जो है भरा भरा लगता है, इंटेस्टाइन्स में वॉल्यूम कम हो जाता है, और फर्दर क्या होता है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है, प्रमोट हो जाती है, जिसकी वजह से सेंस फीलिंग या फ्रेश होने के लिए
सेंस आ जाता है और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बल्क परगेटिव्स होते हैं। ये हमारे सेल्यूलोज होते हैं, जैसे बताया था। देखो उसको लिखने के लिए अगर आएगा तो ऐसे लिखना है, दीज आर द एजेंट्स विच आर एबल टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द इंटेस्टाइनल कॉन्टेंट्स। दीज आर सेल्यूलोज और नॉन डाइजेस्टिबल टाइप ऑफ मटेरियल्स विच swell considerably when weight and because of increase bulk stimulate the peristalsis. Okay, now third category is lubricants. लुब्रिकेंट जैसे कि तुमको नाम से पता चल रहा है, कहीं भी अगर आप जैसे लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ों को सॉफ्ट बनाती हैं और स्लिपरी बनाती हैं। ये आपको पहले कॉन्सेप्ट पे आओ। ठीक है, लुब्रिकेंट का मतलब होता है कहाँ पे ऑयलिंग करना। अगर हम मशीन्स में भी लुब्रिकेशन कर रहे होते हैं तो देखो उसके लुब्रिकेशन करने के बाद जो है वो स्मूथ चलती रहती है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस जो रिलीज होता है वो हमारी चीज़ों को स्मूथ बनाता है। तो उसी तरह जब वो चीज़ या इंटेस्टाइनल कंटेंट स्मूथ नहीं हो पाते तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है फ्लूइड इंटेक की कमी की वजह से। तो वो क्या करते हैं कि हमारा कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हम जो है कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेंट क्या करता है कि इन कॉन्स्टिपेशन कंटेंट्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स बिकम सो हार्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी वाटर बाय द बॉडी। क्योंकि जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है वहाँ से क्या होता है कि फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी कर लेती है। अगर हम बॉडी का ये फ्लूइड इंटेक हमारा बॉडी का कम होगा तो बॉडी क्या करेगी कि जो भी हमारा इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं, डाइजेस्टिव कंटेंट्स हैं, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में या गैस्ट्रिक जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट है उसका वाटर लेवल जो है डाउन हो जाएगा और वो उसमें हार्डनेस आ जाएगी, उसकी सॉफ्टनेस रिड्यूस हो जाएगी, उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा, कंस्ट्रेन हो जाएगा। तो इस केसेस में क्या करते हैं कि ये जो है स्मूथनेस उसमें प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे ही हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं ये हमारे जो स्टूल फॉर्मेशन हो रखा है लार्ज इंटेस्टाइन में वो उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट को इंटेस्टाइनल कंटेंट को ये उसको स्मूथ बना देते हैं, उसके टेक्सचर को स्मूथ बना देते हैं और जिसकी वजह से जो है ईजी इवैक्यूएशन होता है बबल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सलाइन कैथार्टिक्स। देखो सलाइन कैथार्टिक्स में सलाइन से वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑस्मोटिक लोड को बढ़ाता है, यानी जैसे सोडियम क्लोराइड हमारा सलाइन हो गया। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑस्मोटिक लोड को बढ़ा देते हैं। ऑस्मोटिक लोड को बढ़ाने से क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को या फ्लूइड को हमारे इंटेस्टाइन की तरफ भेजते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है आपको हमारे सेंस आ जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए, और जैसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का प्रमोट होता है बबल इवैक्यूएशन को प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो इसमें जो हमारा यूज़ होता है कंपाउंड्स वो प्योरली एब्जॉर्बेबल कटायंस होते हैं जो कम एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जो सही से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम आपको हमने पहले ही बताया था कि लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम भी कैथार्टिक्स कॉन्स्टिपेटिव और लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये एनायंस जो होते हैं, ठीक है, और जो एनायंस होते हैं जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट और टार्ट्रेट, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं सलाइन कैथार्टिक्स के इफेक्ट। ऑस्मोटिक लोड बढ़ाते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, फ्लूइड कंटेंट बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इनिशिएट करना शुरू कर देता है। ऑस्मोटिक लोड बढ़ाने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँच के वो क्या करते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सलाइन कैथार्टिक्स जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, मेनली इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एंड दे आर टेकन विद प्लेंटी ऑफ द वाटर। वाटर के साथ इन्हें हमें लेना पड़ता है। ठीक है, दिस इज हेल्पफुल इन रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड लॉस एंड रिड्यूसेस द नोजिया एंड वोमिटिंग। अब चूंकि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, देखा हो कि एक्सेस जो है NaCl का जो सॉल्यूशन है वो अगर आप ले लेते हो तो आपको वोमिटिंग या नोजिया की फीलिंग आती है, एमेटिक का तरह वो काम करता है। ठीक है, जो NaCl होता है तो वो सलाइन कैथार्टिक के साइड इफेक्ट्स है, वो उसका साइड इफेक्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया जाता है ताकि जो एक्सेस फ्लूइड लॉस होगा वो उसको हम कंपनसेट कर सकें। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग के कारण अगर कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसको ये कंपनसेट करेगा, उसके द्वारा जो उस लॉस को ये कंपनसेट करेगा। ठीक है, दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द ओरल और रेक्टल रूट। ओके, अब इसमें पहला कंपाउंड है हमारा
मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को हम बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, इसका जो सिनोनिम है उसको है इप्सम सॉल्ट, इस टर्म को आप याद रखना एकदम, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट मोस्ट कॉमन इज द हेप्टाहाइड्रेट MgSO4 7H2O है, 7H2O मीन्स हेप्टा, 7 मीन्स हेप्टा हाइड्रेट, ठीक है, H2O हाइड्रेट इस एप्सम सॉल्ट होता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि वाटर एप्सम सॉल्ट तो आपको लिखना है मैग्नीशियम सल्फेट। केमिकल नेम मैग्नीशियम सल्फेट, केमिकल फार्मूला MgSO4, ठीक। नो, मैग्नीशियम सल्फेट इज ए केमिकल कंपाउंड सॉल्ट विद द फार्मूला MgSO4 consisting of the magnesium cations Mg2+ 20.19% by mass and sulfate ions SO4 2-. Magnesium sulfate is usually encountered in the form of hydrate MgSO4 and H2O for various values of n between 1 to 11। तो इसमें जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है इसमें n की जो वैल्यू है, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है यहाँ पर n हो सकता है, लेकिन इसमें जो वैल्यू है n की 1 to 11 होता है। लेकिन हमारा जो इफेक्टिव जो है हाइड्रेट है वो 7H2O हेप्टाहाइड्रेट है, जो कि हमारा लैक्सेटिव कैथार्टिक की तरह वर्क करता है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड और फ्रॉम नेटिव कार्बोनेट। तो इसमें सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको लेना है और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करना है। तो जो हमें मैग्नीशियम सल्फेट देगा, वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है, ये सिंपल है। नो, सेकंड मेथड है हमारा, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द नेटिव कार्बोनेट और ऑन प्रीवियसली कैल्साइंड डोलोमाइट। तो ये एक तो मेथड हो गया। दूसरा मेथड हमारा हो गया जो मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, उसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सब ट्रीट करेंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड H2O CO2 हमें मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ जो है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड हैविंग ए कूल सलाइन एंड बिटर टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर नॉट इन द एथनॉल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है, इथेनॉल में, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। ई फ्लोरेसेंस इन वार्म ड्राई एयर, अगर जो शुष्क एयर में, सूखी हवा में इसको अगर हम रख दें, ठीक है, वार्म ड्राई एयर में अगर इसको रख दें तो ये एफरवेसेंस में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है। सॉल्युबल इन द सल्फ वाटर एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में वैसे तो ये इनसॉल्युबल होता है, कुछ अल्कोहल्स होते हैं जिसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। व्हेन जेंटली हीटेड इट लूजेस सम ऑफ इट्स वाटर ऑफ हाइड्रेशन, गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोनोहाइड्रेट वाइट पाउडर। अगर जैसे इसको हम हीट करेंगे या जेंटली हीट करेंगे तो ये क्या है, वाटर जो मॉलिक्यूल इसका लूज कर देगा और मोनोहाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वाइट पाउडर के फॉर्म में। इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस है, इट इज़ यूज बेसिकली एज ए सलाइन कैथार्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड पेरेंट्रली एज एंटी कन्वर्जेंट एजेंट, ये एंटी कन्वर्जेंट एजेंट है। जो हमें एपिलेप्टिक्स के सीजर्स आते हैं, जो सीजर्स मिर्गी के जो जिन लोगों को सीजर्स आते हैं उस केस में भी इसको पेरेंट्रल यूज़ होता है, मतलब हम इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं आईवी रूट से, ठीक है। यूज्ड ओरली एज एन एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग लाइक लेड एंड बेरियम, बेरियम और लेड जैसे हेवी मेटल्स की पॉइजनिंग में भी जो है मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, और ये क्योंकि ये एंटीडोट की तरह काम करता है, ठीक है। Because of its osmotic action, it has been used locally in various inflammatory activities या conditions। osmotic action की वजह से, क्योंकि ये osmotic एक मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये osmotic लोड बढ़ाता है, ठीक है। सलाइन कैथार्टिक है तो osmotic लोड बढ़ाएगा जिससे कि फ्लूइड एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और फ्लूइड एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बबल एविक्यूशन में हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। और तो इसकी वजह से जो है हमारा कई सारे इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं उसमें भी ये हेल्प मिलती है, ठीक है। मैंने एक मैकेनिज्म की एब्जॉर्प्शन आपको बताया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इट डजंट गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, सो इट रिटेन्स सफिशिएंट वाटर विद इन द ल्यूमेन विच लीड्स टू द इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ल्यूमेन टू प्रमोट पेरिस्टोलिसिस ऑफ द बोवेल। ये आप समझ गया? क्लियर? समझ गए आप लोग? इट डजेंट गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ये जो आयंस है ये एब्जॉर्ब नहीं होता है आयन, ठीक है। सफिशियंटली ऑस्मोटिक लोड बढ़ाता है, ये वाटर का लेवल बढ़ाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ल्यूमेन में, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो स्मूथ मसल्स को जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट
प्रमोट करेगा, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे ही प्रमोट होगा आपका बोवेल इवैक्यूएशन ओके हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक है, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज ट्राई सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट और ट्राई सोडियम मोनोफॉस्फेट। ओके, फॉर्मूला इज Na3PO4 XS2O जो हाइड्रस फॉर्म में है। अगर हम एनहाइड्रस फॉर्म की बात करें तो सिंपली Na3PO4 फॉर्म में रहता है। अगर हम एनहाइड्रस फॉर्म का जो मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, फार्मूला वेट 163.94, और हाइड्रस में हमें क्या करना है, जितने भी वाटर मोलिक्यूल होंगे H2 अगर 1 है तो 1 वाटर मोलिक्यूल का हम ऐड कर देंगे प्लस 18 कर देंगे, 16 + 2 18। ठीक है, ट्राइबेसिक सोडियम फॉस्फेट is anhydrous or contains 1 or 12 molecules of the water of hydration Na3PO4 anhydrous and Na3PO4.XS2O hydrous contains not less than 97% on ignited basis। ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म में है अगर, या 1 से लेकर 12 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट में क्या था हमारा 1 से 111 तक का था, इसे 1 से लेकर 12 मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल्स से हाइड्रेट मोलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म में, एंड कॉन्टेंस नॉट लेस देन 97% सोडियम ट्राइसोडियम फॉस्फेट इन हाइड्रस फॉर्म। ठीक है, हाइड्रस फॉर्म 97% इग्नाइटेड, मतलब उसको अगर जब बंद करेंगे तो इग्निशन बेसिस पे जो हमारा कंटेंट आना चाहिए उसमें सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट 97% से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन, अगर हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको हमने डिस्कस किया था आप लोगों से क्लासेस में कि इट कैन बी जनरेटेड बाय ट्रीटिंग सोडियम कार्बोनेट विद फॉस्फोरिक एसिड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द डाई सोडियम फॉस्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट आपको लेना है और उसका ट्रीटमेंट हम फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 के साथ जैसे ही हम करेंगे तो हमें उसमें डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, डाई सोडियम फॉस्फेट या डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिला और वाटर मॉलिक्यूल मिला। ये जो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है इसका हम फर्दर ट्रीटमेंट या न्यूट्रलाइजेशन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जैसे हम इसका ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे हमें ट्राई सोडियम फॉस्फेट या सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट हमें एज ए मेन कंपाउंड अचीव हो जाएगा, ऑब्टेन कर लेंगे, और वाटर हमें इसमें साथ में मिलेगा। ठीक है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है इंडस्ट्रियली मेथड जो है इसका, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ 2 स्टेप प्रोसेस बाय ट्रीटिंग डाई कैल्शियम फॉस्फेट विद सोडियम बाइसल्फेट विच प्रेसिपिटेट्स कैल्शियम सल्फेट। ठीक, और ये जो हमारा इसमें सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो हमें मिलेगा इसको हम फर्दर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, जो कि हमें ट्राई सोडियम फॉस्फेट मिलेगा, यानी सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में हमें कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज़ ए वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स ग्रेन्यूल्स और अ क्रिस्टलिन पाउडर। ठीक है, वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स होते ही हैं, वाइट कलर के हैं, ऑर्डरलेस मतलब जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फ्रेगरेंस नहीं है, कोई उसकी स्मेल नहीं है। ग्रेन्यूल्स होते फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है उसमें। ठीक है, अमॉर्फस भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, लेकिन क्रिस्टलाइन जो एक वर्ड है वो उसका स्ट्रक्चर एक फिक्स होता है। क्रिस्टल्स का आपने इंटर में भी पढ़े होंगे, 12th में भी अपने केमिस्ट्री में, कि जैसे क्लिनिक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स होते हैं, ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल्स होते हैं, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये जो है क्रिस्टलिन पाउडर है। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल इन द हाइड्रेटेड फॉर्म्स इंक्लूड द हेमी एंड मोनोहाइड्रेट्स, हेक्साहाइड्रेट्स, ऑक्टाहाइड्रेट्स। ठीक है, दी आर द ड्राई पाउडर फॉर्म में, पैलेट फॉर्म में, लार्ज क्रिस्टल्स एंड वेट सॉलिड के फॉर्म में ये अवेलेबल है। ठीक है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट जो है वो वाटर में फ्रीली सोल्यूबल है, और वाटर में डिसॉल्व करेंगे इजीली सोल्यूबलाइज कर जाएगा। पीएच ऑफ द डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट वाटर सॉल्यूशन जो है इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो हमारा 8 to 11 है। ठीक है, मींस इट इज़ मॉडरेटली बेसिक नेचर का है, और एथनॉल में या एथर में इनसॉल्युबल है। ओके, अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो यूजेस में क्या है, जो हमारा चाहे मोनो बेसिक, डाई बेसिक या ट्राई बेसिक सोडियम फॉस्फेट है, कुछ भी हो। ठीक है, तो ट्राई बेसिक जो हमारा सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है वो हमारा सलाइन लेक्सेटिव या सलाइन लेक्सेटिव की तरह बिहेव करता है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन और टू क्लीन द बोवल बिफोर ए कॉलोनी स्कोप। एक डायग्नोस्टिक मेथड है
प्रोसीजर होता है कोलोनोस्कोप, इसको हम बोलते हैं, जिसमें कि हम जो है इंटेस्टाइन्स का इंस्पेक्शन या डायग्नोज करते हैं कोई इसमें इन्फेक्शंस या अदर प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर तो नहीं जनरेट हो रही है, तो उस केस में हम जो है इसका यूज़ करते हैं। इट एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइड इन द इंटेस्टाइन्स रिजल्टिंग इन द बॉबल मूवमेंट आफ्टर 30 मिनट्स टू 6 आवर्स। ये जो है हमारा सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या करते हैं, ये जो हमारा सलाइन लैक्सेटिव है, सलाइन कैथार्टिक की तरह वर्क करता है और इंटेस्टाइन का फ्लूइड कंटेंट ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बोवल मूवमेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने से बोवल मूवमेंट एपिस्टोलिक मूवमेंट स्टिमुलेट होती है और बोवल मूवमेंट प्रमोट होती है। ठीक है, तो इसको एडमिनिस्टर करने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये एक्टिविटीज़ या इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। It is used in conjunction with the trisodium phosphate in foods and water softening treatment plant। इसका जो यूज़ है वो हम फूड इंडस्ट्री में वाटर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट प्लांट में भी करते हैं, जहाँ पर हार्ड वाटर होता है उसको हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इन फूड्स इट इज़ यूज टू एडजस्ट pH, जहाँ फूड इंडस्ट्री में pH एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट प्रिवेंट्स इन इट्स प्रेजेंस प्रिवेंट्स कोगुलेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। जो हमारा मिल्क्स जो आते हैं प्रिजर्व होके पैकेट्स में, उसमें कोगुलेशन ना हो इसलिए हम सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट उसमें ऐड करते हैं। सिमिलरली इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी केकिंग एजेंट इन द पाउडर्ड प्रोडक्ट्स। जो पाउडर्ड ड्रग प्रोडक्ट्स आते हैं या जो मिल्क जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम इसको लाइफलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, आपने लाइफलाइजेशन के बारे में पढ़ा हो, जिसमें हम क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को हम बिना गैस फॉर्म में ले जाए, लिक्विड से डायरेक्ट हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो ये एंटी केकिंग एजेंट की तरह ये यूज़ होता है ताकि जो पाउडर है या ग्रेनुल्स है वो लम्प्स ना बनाने पाए। ठीक है, तो ये इसका सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का ये यूजेस हो गए। कौन कौन से यूज़ हो गए? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है, फूड इंडस्ट्री में pH को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कंडेंस्ड मिल्क में कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यूज एज एन एंटी केकिंग एजेंट। तो आपके 4 यूजेस हो गए इसके। नेक्स्ट जो कंपाउंड है हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव्स एंड एड्जॉर्बेंट्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसका भी यूज़ है, ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में ही आता है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अदर्स प्रमोट ऑल्सो टू अदर्स, और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।